हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस डिजायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और हमारे द्वारा अब एक सीरीज स्टार्ट कराई जा रही है जिसमें हमने ये सोचा है कि इस सीरीज में लगभग हम 500 क्वेश्चंस कराएंगे जो लेखपाल के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमने एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देखा है, किस लेवल के क्वेश्चंस UPSSSC पूछता है या लेखपाल में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद लगभग 500 क्वेश्चंस को हमने लिया है और आज से ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट है लेखपाल के लिए वो इस सीरीज को देखे, लास्ट तक देखे, सारे क्वेश्चंस को समझे, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें। ये वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ इस चीज़ की कि लेखपाल में इस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। प्लस जो मैं यहाँ पर इस सीरीज में जो क्वेश्चंस बताऊँगा, क्वेश्चंस के साथ साथ उससे रिलेटिव जो भी चीज़ होंगी वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लगभग हमारा टारगेट ये रहेगा, इस वीडियो में तो लगभग हम 35 से 40 क्वेश्चंस कराएंगे और ऐसे ही हम लेखपाल के एग्ज़ाम से पहले लगभग 500 क्वेश्चंस कराने का विचार बन रहा है और काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सारे क्वेश्चंस। जब आप लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे तो आप खुद इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि इन क्वेश्चंस से कितने क्वेश्चंस आपके लेखपाल में आते हैं। चलिए जैसे कि स्टार्ट कराते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्ति के बराबर हो गई। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या आपसे पूछी है। बाग में कुल पंक्तियों की संख्या आपसे पूछी है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे लगाए और वो पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगाए उतनी ही पंक्तियां हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 पंक्ति हैं, 4 पंक्ति हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में भी पौधे कितने होंगे? 4 होंगे। प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने होंगे? 4 होंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? जितनी पंक्ति होंगी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे। अगर मैं 5 पंक्ति बनाता तो प्रत्येक पंक्ति में मुझे कितने पौधे बनाने होते? 5 पौधे मुझे बनाने होते एक पंक्ति में। समझ पा रहे हो? तो टोटल जो पौधों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से? अगर एक पंक्ति में 5 है तो 5 पंक्तियों में कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि X पंक्ति में X ही पौधे हैं तो टोटल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? X स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? X स्क्वायर हो जाएगी। और क्वेश्चन में कितने दिए हैं टोटल पौधे? 2025। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो हम कह सकते हैं कि टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 45। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 45। ठीक है। इससे रिलेटिव कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का जिस संख्या के अंत में 5 हो, जब हम ऐसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 15 का वर्ग निकालना है, हमें 35 का वर्ग निकालना है, हमें 45 का वर्ग निकालना है, हमें 95 का वर्ग निकालना है, हमें 125 का वर्ग निकालना है। मतलब ऐसी संख्या का वर्ग निकालें जिसके अंत में क्या आए? 5 आए। तो ऐसी संख्या का वर्ग निकालना आसान है और उसके लिए ट्रिक क्या है कि इस वाले अंक का कीजिए वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। अब ये वाला जो अंक रह गया 1 से अगला अंक क्या आएगा? 2 आएगा।
1 की गुणा 2 से कर दीजिए, यहाँ क्या है 1 और इससे अगला अंक क्या आएगा 2, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी 2 लिख दीजिए यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 का वर्ग कितना आएगा 225 आएगा। उसी प्रकार अगर हमें 35 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। यहाँ पर क्या है 3 से अगला नंबर क्या है 4, 3 और 4 की गुणा कितनी होती है 4 तिया 12, तो हम कह सकते हैं कि 35 का वर्ग कितना आएगा 1225। उसी प्रकार अगर 45 का वर्ग निकालना हो तो 5 का वर्ग कितना 25, 4 से अगली संख्या कौन सी 5, 4 और 5 की गुणा कितनी 20, तो हम कह सकते हैं कि 45 का वर्ग कितना आएगा 2025। अगर मान लीजिए हमें 95 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग कितना 25, 9 से अगली संख्या कौन सी 10, 9 और 10 की गुणा कितनी 90, तो हम कह सकते हैं कि 95 का जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा 9025। उसी प्रकार अगर 125 का वर्ग निकालना हो तो 5 का वर्ग कितना 25, 12 से अगली संख्या क्या है 13, और 12 और 13 की गुणा कर दीजिए, 12 और 13 की गुणा कितनी आएगी 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, तो हम कह सकते हैं कि 125 का वर्ग कितना होगा 15625 होगा। तो उस क्वेश्चन से रिलेटिव आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिली। जिस संख्या के अंत में 5 होता है जब हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो ट्रिक क्या है कि पहले कीजिए आप 5 का वर्ग, करने के बाद वही संख्या लिख दीजिए, 25 लिख दिया आपने हर जगह, लिखने के बाद जो भी अंक रह गया उससे अगला अंक देखिए और उन दोनों की गुणा करके उसके आगे लिख दीजिए, वही उस संख्या का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम n कह लो या पहली n कह लो, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस का 1/2, ये होता है योगफल का फॉर्मूला। क्या होता है n प्लस का 1/2। अब यहाँ पर n ना दे के दी कितनी है 20, तो यहाँ पर n की जगह आपको क्या रखना है 20। जब n की जगह आप 20 रखोगे तो 20 गुणा 20 और 1 21 बटे 2, तो 20 को काटोगे 2 से 10 बार कटेगा और 21 की गुणा 10 से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 210। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसका एक तरीका और भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जरा वो समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जानते हैं औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पदों का योगफल बताइए तो यहीं से योगफल बराबर क्या आ जाएगा, योगफल बराबर क्या आ जाएगा एवरेज मतलब औसत, और औसत की गुणा अगर हम पदों की संख्या से कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा पदों का योगफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो इतनी बात? तो योगफल निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है। इस वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है। तो पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी 1 2 3 इस टाइप से लास्ट की क्या होगी 20। तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर n बराबर कितना है, पद कितने हैं 20 हैं। बस एवरेज और मिल जाए हमें तो एवरेज की गुणा में 20 से कर दूंगा और मुझे पदों का क्या मिल जाएगा योगफल मिल जाएगा। तो इसका एवरेज क्या होगा, तो इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर कोई आपको ऐसी सीरीज दी है जिसके पदों का अंतर क्या है सेम है,
मतलब 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, यहाँ पे 4 आता है, 4 और 3 का अंतर भी 1। अगर अंतर सेम मिलता है, अंतर क्या मिलता है? सेम मिलता है, एक समान मिलता है, तो ऐसे सीरीज का जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने का क्या तरीका है? पहला पद क्या है? 1 प्लस अंतिम पद क्या है? 20 और बटे में क्या है? 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, इससे हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज। और 21/2 को हम लिख सकते हैं 10.5। तो हमें एवरेज कितना मिल गया? 10.5। पदों की संख्या कितनी मिल गई? 20। और हमने दूसरे वाले तरीके में सीखा था कि पदों का योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर क्या होता है? एवरेज और गुणा में पदों की संख्या। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 210। तो योगफल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। योगफल अगर किसी सीरीज का निकालना है तो 2 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। एक तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है कि उन सभी पदों का एवरेज निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। जैसे हमने इसमें देखा औसत कितना आया था? 10.5 आया था, और उसकी गुणा किससे कर दें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पदों की संख्या से अगर उसकी गुणा कर दें तो हमें उस पदों का क्या मिल जाएगा? योगफल मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ पा रहे हो ना इतनी बात? चलिए इससे रिलेटिव थोड़ी सी चीज और बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n प्लस का 1/2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन पहला फॉर्मूला यही हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है? n के स्क्वायर तक। अगर इस सीरीज का आपसे योगफल पूछ ले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? समझ पा रहे हो इतनी बात? इससे रिलेटिव तीसरा फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, घन का मतलब क्यूब का योगफल अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ना इतनी बात? चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे यहां तक का योगफल पूछूं, अगर मैं यहां तक का ही योगफल पूछूं तो यहां पर n की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी? क्योंकि कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहां पर इसका योगफल क्या आएगा? 2 प्लस 1 कितना? 3। n की जगह यहाँ 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 5, और बटे में क्या है? 6। तो ये 6 आपस में कट जाएगा, इसका योगफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखें तो 2 का वर्ग कितना? 4, 1 का वर्ग कितना? 1, इनका योगफल कितना? 5। अब ये सीरीज हमें कितनी भी बड़ी दे दे, हम फॉर्मूला रख के उसका योगफल बता सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कितना भाग शेष रह गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ये करना है कि जितना भाग हम दे रहे हैं, जितना भाग हम दे रहे हैं उसी का हम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, लैसे ले लें। एलसीएम जब हम लेंगे तो पूंजी हम उसी को मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास जो पूंजी है वो कितनी है, तो हम कहेंगे 4 का, 8 का और 3 का क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो 4 का, 3 का और 8 का हमें क्या लेना है?
एलसीएम लेना है तो 4 को तोड़ो, 2 गुणा 2, 3 को तोड़ेंगे 3 में, 8 को तोड़ना है अब तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनका एलसीएम इतना आ जाएगा। और एलसीएम ये कितना हो गया, 8 तिया 24। एलसीएम 4 का, 3 का, 8 का कितना आ गया, 24। तो हम यही मानेंगे कि इस व्यक्ति के पास जो टोटल पूंजी है वो कितने रुपए है, 24 रुपए है। हमने मान लिया भाई, आप 24 ना मान के आप 100 मान लो, 48 मान लो, जो आपके मन में आए वो मान लो, आंसर तो फिर भी सेम आना है। लेकिन हमने 24 ही क्यों माना, 24 हमने इसलिए माना कि 24 का 1/4 निकालना आसान है, 1/3 भी निकालना आसान है और 1/8 भी निकालना आसान है। इसलिए हमने कुल पूंजी कितनी मान ली, 24 मान ली। अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, तो लड़के को उसने कुल पूंजी का कितना भाग दिया, 24 रुपए का कितना भाग दिया, 1/4 भाग दिया। इसका मतलब कितने रुपए दिए, 6 रुपए दिए। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को, उसने अपनी वाइफ को 1/8 भाग दिया, तो 24 का 1/8 भाग कितने रुपए आएगा, 3 रुपए आएगा। ठीक है। उसके बाद उसने अपनी पुत्री को, डॉटर को कितना भाग दिया, अब कुल पूंजी का कितना दिया भाई, 1/8 भाग, 1/8 भाग, तो 24 का 1/8 भाग कितने रुपए आएगा, 3 रुपए आएगा। अब 24 रुपए उस व्यक्ति के पास टोटल पूंजी है, उसने 6 रुपए अपने लड़के को दिए, 3 रुपए अपनी वाइफ को दिए, 3 नहीं, मेरी बात सुनिए आप, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, तो 24 का 1/3 जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 8 रुपए आएगा। अपनी वाइफ को उसने कितने दिए, 8 रुपए दिए। अपनी बेटी को उसने कितने रुपए दिए, 3 रुपए दिए। तो 24 रुपए में से उसके पास से जो रुपए गए वो कितने गए, 8 और 6 14 और 3 17। 24 में से अगर 17 रुपए उसने अपने परिवार वालों को दे दिए तो 24 में से 17 दे दिए तो कितने रुपए बचे, 7। कितने में से, 24 में से। तो हम कह सकते हैं उसके पास जो शेष पूंजी बची वो कितनी बची, शेष पूंजी का जो कितना भाग बचा, 7/24 भाग बचा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि 51 ही अभाज्य संख्या है, बाकी ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। उसने क्या बोला, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो 17 तिया 51, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज ये कि ये क्वेश्चन का डेटा बहुत छोटा छोटा दिया था तो हमने बहुत आसानी से इसको बता दिया। लेकिन यही अगर 3 अंक में, 4 अंक में आ जाए और हमसे पूछे कि अब बताओ इसमें कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको ये देखना है जो भी आपको संख्या दी है उसके नज़दीक आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो 31 के पास परफेक्ट, 31 के पास ढूंढना है लेकिन उससे बड़ा ढूंढना है। तो 31 के पास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6। ठीक है। उसके बाद 41 के पास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7। उसके बाद 51 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8। उसी प्रकार 61 के नज़दीक है 64 और 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8। इतना काम कर लोगे। करने के बाद इससे पहली वाली जो भी अभाज्य संख्या है वो लिखो, तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। क्लियर है। अब अगर ये संख्या 31, 2, 3, 5 से नहीं कटी तो समझ लीजिए वो किसी से नहीं कटेगी। 2 से काटा, नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, तो हम कह सकते हैं ए क्या है, अभाज्य संख्या है। ए क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 41 को देखना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 7 से पहले आपको अभाज्य संख्या लिख लेनी है, तो 2, 3, 5 ही है, 7 भी लिख लो। चलो
इन चारों संख्याओं से काट के देखो, 41 को डिवाइड करके देखो, नहीं होता, इसका मतलब 41 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 51 पर चेक करेंगे तो 8 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, तो 2 से नहीं कटता, लेकिन 3 से 51 कट जाता है, 3 से 51 कट जाता है। और जब 3 से 51 कट जाएगा तो हम कहेंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। और हमसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 से पहले फिर यही अभाज्य संख्या आ जाएंगी, इनसे फिर 61 को काट कर देखेंगे, 61 भी नहीं कटता, तो हम कहेंगे 61 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ पा रहे हो आप इतनी बात, बताइए, अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात। मान लीजिए इससे रिलेटिव में एक चीज ये आपसे पूछना चाहता हूं कि 143 ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। बस मेरा एक सिंपल क्वेश्चन क्या है, 143 संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो आपको ये करना है, इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढनी है, और पूर्ण वर्ग संख्या इसके नज़दीक क्या है, 144 है, 144 है। और 144 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 से पीछे वाली सारी अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो 12 से पीछे वाली अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11, यही तो है। अब एक एक करके 143 को डिवाइड करके देखिए। हमने देखा 2 से नहीं होता, हमने देखा 3 से, तो देखो 3 का क्या रूल है, इन सबके अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इन सब का योग आ रहा है 8, और 3 से 8 कटता नहीं, इसका मतलब 3 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब 5 से काट के देखेंगे 143 को, तो ये इससे भी नहीं कटेगी। 7 से काट के देखेंगे तो इससे भी नहीं कट रही। उसके बाद 11 से देखेंगे तो 11 कम 11 और 11 तिया 33, इसका मतलब ये 11 से कट गई, यह संख्या 11 से कट गई। तो हम कह सकते हैं यह संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। समझ पा रहे हो इतनी बात, क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है, यदि किसी संख्या का 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, इतना आसान क्वेश्चन है जो लेखपाल में पूछा गया है, और ये 2015 में। ठीक है, देखो देखिए, किसी संख्या का 1/3 एवं 1/5 का योग, तो वो संख्या आप अपनी तरफ से क्या मान लो, x मान लो। x का 1/3 प्लस x का 1/5, इनका योगफल किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो हम लिखेंगे x/3 प्लस x/5 बराबर 64। इसको सोल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ आ जाएगा 3x, बराबर में क्या चल रहा है, 64। 8x अपॉन में 15 बराबर में 64, तो x बराबर यहाँ से कितना, 15 अट्ठे 120। तो वो संख्या क्या है, 120 है। वो संख्या क्या है, 120 है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती। निम्न में से कौन सी संख्या, भाई ये क्वेश्चन में कुछ मिस है। निम्न में से कौन सी संख्या, शायद यहाँ पर 3 था। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित, निम्न में से कौन सी संख्या, यहाँ क्या है, 3 है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है, और ये कहाँ पूछा गया, राजस्व लेखपाल 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इतना आसान क्वेश्चन है कि हमें पता है 3 का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या को अगर हमें चेक करना है कि वो संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, और योग करने के बाद अगर
उनका योगफल 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और यदि उन अंकों का योगफल 3 से डिवाइड नहीं होता तो वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 के विभाज्यता का नियम यही कहता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दी 1234 और मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो 3 के विभाज्यता का नियम कहता है इन अंकों का योगफल कर लीजिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, इनका योगफल कितना आ गया 10। अगर 10 3 से कटता तो ये संख्या भी कट जाती, और नहीं कटता है 10 3 से नहीं कटता, इसका मतलब 1234 भी 3 से नहीं कटेगा। ये 3 के विभाज्यता का नियम है, ठीक है। या इन सब को जोड़ो मत, आप ऐसे कर लो कि 3 3 के पेयर बना के हटाते चले जाओ। जैसे यहाँ पर 3 3 से कट जाएगा, 1 और 2 कितना 3, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 रह गया। 4 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब ऊपर चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, हमें दिया है 1872516, 3 से डिवाइड है। चलो 3 3 के पेयर बना लो। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, 9 3 से कट जाता है। 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, ये भी 3 से कट जाता है। 6 भी 3 से कट जाता है, 5 और 1 6, 6 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 3 से ये तो विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, विभाजित नहीं की जा सकती, तो ये तो विभाजित हो जाएगी। उसके बाद इनको चेक करेंगे, 5 और 1 6, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, तो 3 से विभाजित ये भी हो जाएगी। उसके बाद इसको चेक करते हैं, 3 और 6 कितना 9, ये कट जाएगा। 8 और 1 कितना 9, ये भी कट जाएगा। 4 और 2 कितना 6, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इस संख्या को देखते हैं। वैसे तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब हमने 3 को देख लिया और तीनों ऑप्शन 3 से कट जाते हैं, तो ना कटने वाली संख्या एकमात्र कौन सी बचेगी, ऑप्शन डी वाली बचेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, डी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 9 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। 7 और 2 9 से 3 से कट जाएगा। 5 और 4 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 8 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। जो मैंने आपको रूल बताया 3 के विभाज्यता का नियम, कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और नहीं कटता तो नहीं होगी। यही रूल सेम टू सेम नो पर भी अप्लाई होता है। नो के विभाज्यता का नियम भी यही कहता है, अगर किसी संख्या को आपको चेक करना है कि वो संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। मान लो मैंने एक संख्या आपको दी, यही एक संख्या दे दी मैंने आपको, और मैंने आपसे कहा कि बताना भाई ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो अब पहले आपने देखा 3 से कटने वाली चीज़ें, अब देखना है आपको 9 से। तो यहाँ पर 6 और 3 9 से कट जाएगा, 5 और 4 भी 9 से कट जाएगा, 7 और 2 भी 9 से कट जाएगा, लेकिन 1 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो ना। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ी सी और चीज़ें बता देते हैं। हमने 3 का और 9 का रूल देख लिया, 3 के और 9 के विभाज्यता का नियम देख लिया। अब हमें चेक करना है, अगर आपसे कहा जाए 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम, 16 के विभाज्यता का नियम, 32 के विभाज्यता का नियम, 64 के विभाज्यता का नियम, 128 के विभाज्यता का नियम अगर आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 64 का पूछता, 64 के विभाज्यता का नियम पूछता, तो 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब आपने ऐसे क्यों लिखा, तो ये मैंने एक हिंट के रूप में लिखा, जिसकी पावर जितनी उस संख्या के उतने अंक आपको लास्ट के देखने हैं। जैसे
मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दे दी 1,23,456 और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो आपको पता है 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1। तो इस संख्या का अंतिम कितने अंक देखने हैं, यहां पर पावर में कितना है 1। तो इस संख्या का अंतिम अंक देख लीजिए, क्या 6 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। क्लियर है, 1,23,456 भी 2 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि 6 डिवाइड होता है 2 से। अगर यही चीज मैं पूछूं कि ये वाली संख्या बताना भी 4 से डिवाइड होती है क्या, तो आप कहोगे 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। तो इस संख्या के अंतिम कितने अंक चेक करने हैं, 2 अंक चेक करने हैं। और 2 अंक अंतिम क्या है, 56। अगर 56 4 से डिवाइड होता है तो ये संख्या पूरी भी 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है इतनी बात। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताओ भाई ये संख्या 16 से डिवाइड है या नहीं है, तो 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4। तो हमें अंतिम कितने अंक चेक करने हैं, 4। और अंतिम 4 अंक क्या हो जाएंगे, 3456 हो जाएंगे। अगर ये 3456 16 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी पूरी 16 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं होगा तो ये संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्लियर है इतनी बात। 2 4 8 16 32 64 128 256 इन सब का भी आपने रूल जान लिया, 3 का भी जान लिया, 9 का भी जान लिया। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। चलिए मैं अब आपको 7 का 13 का और 11 का और बता देता हूँ इसी के साथ। 11 का रूल क्या कहता है, 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो समझ लीजिए। देखो लिखने में मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं दुनिया भर का टाइम भी खर्च होगा, आपको भी नहीं लिखनी है, बस समझ लो, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दे दी, यही संख्या मान लो मैंने आपको दे दी, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताना भाई ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो 11 का रूल ये कहता है कि जो विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल और सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल का अंतर या तो 0 हो या कितना हो 0, या फिर क्या हो 11 का मल्टीपल हो, 11 का क्या हो पहाड़ा हो या गुणज हो, मल्टीपल हो। मतलब ये कि विषम स्थानों पर अंक कौन कौन से हैं, एक को छोड़ कर देखते रहिए। 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 आ गया इनका योगफल। फिर उसके बाद जो अंक रह गए उनका योगफल, 1 और 3 कितना 4, 4 और 5 कितना 9, 9 और 7 कितना 16। इनका अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल है तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। अब लेकिन इनका अंतर आया कितना है, इनका अंतर आया है 4, और 4 ना तो 0 से डिवाइड ना तो 4 0 है ना 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 11 का रूल ये कहता है। क्लियर है इतनी बात। 7 का और 13 का और समझ लीजिए। 7 और 13 का, 7 का रूल ये कहता है कि अगर 4 अंकों की संख्या है, कोई 4 अंकों की संख्या मान लीजिए मैंने यही दे दी, 4 अंकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि बताना ये 7 से या 13 से डिवाइड है क्या, तो सिंपली आप डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि 4 ही तो अंक हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अंकों की कोई संख्या है तो उसके लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 अंक से ज़्यादा कोई संख्या है, 5 6 7 8 9 3 2 5, मान लीजिए यही एक संख्या है और ये आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है, 13 से डिवाइड है या नहीं है। भाई 7 और 13 मैंने क्यों लिखा एक साथ, क्योंकि इनका रूल सेम है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है, लास्ट से 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 अंकों के क्या बना लो, पेयर बना लो। बन गए 3 3 अंकों के क्या बना लो, पेयर बना लो। आपने बनाए 3 3 अंकों के पेयर बना दिया, आपने बना दिए इतने। अब एक पेयर को छोड़कर जो अल्टरनेट पैटर्न से आपने देखना है, एक के अंतराल पर ये पेयर देखने हैं। आगे होता तो आगे फिर करते, नहीं है तो रहने दो। अब 456 और 325 को जोड़ दो, 456 और 325 को आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 8। तो इनका योगफल कितना आया, कितना आया अभी इनका,
इनका योगफल आया 781। इनका योगफल कितना आया भाई? 781 आ गया इनका योगफल। कितना आ गया? 781 आ गया। ठीक है, इनका योगफल कितना आ गया? 781। अब जो जोड़े रह गए उनका योगफल देख लो। तो यहाँ पर कितना था? 7, 8, 9 में क्या जोड़ना है? 1, 2, 3 जोड़ना है। तो 2, 10 और 1 11, और यहाँ कितना? इनका योगफल कितना आ जाएगा? 912। अब 912 का और 781 का अंतर देखना है, बड़ी में से छोटी घटानी है। इनका अंतर देखा हमने, 1 आ गया, 11 में से 8 गए, 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो इनका अंतर कितना आया? 131। अब 131 देखो 7 से कटता है क्या? अगर 7 से कटेगा तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 7 से। नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। उसी प्रकार 13 से देखना है, अगर ये संख्या 13 से कटती है तो ये पूरी संख्या भी 13 से कटेगी, अगर नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। क्लियर है? तो ये संख्या 131 ना तो 13 से कटती है और ना ही 7 से कट रही है। इसका मतलब ये जो आपके पास संख्या है ना ये 7 से डिवाइड होती है और ना ही ये 13 से डिवाइड होती है। क्लियर है इतनी बात? 7 का और 13 के रूल भी आप समझ लिए। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर 3-3 के पेयर आपने बना लिए, अंक आपने 12 लिए थे। अगर अंक मान लो आते 7 ही, ये संख्या होती और आपसे पूछा जाता कि बताओ ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो भैया ऐसी तो करना है, 3-3 के पेयर बना लो। अब आप कहोगे यहाँ तो 3 के बने ही नहीं। अरे नहीं बने तो एक 0 लगा लो, 3 के पेयर ऐसे बना लो, मत लगाओ। जो रह गया पेयर लास्ट में 1 अंक का रहे या 2 का या 3 का, कुछ भी ले लो। फिर इन दोनों को जोड़ो, इसको घटा दो, जो भी आएगा अगर वो 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी, नहीं कटता तो नहीं कटेगी। उसी प्रकार 13 से देखना है, अगर ये संख्या 13 से कटेगी तो वो भी कटेगी, नहीं अगर ये संख्या 13 से नहीं कटी तो वो भी नहीं कटेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, आपको ये बताना है। भाई इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आसान होते हैं वो ये होते हैं कि इनकी गुणा 10 से कर दो ऊपर वालों को। 35 की गुणा 10 से करोगे कितना आ जाएगा? 350। 350 को 36 से आप डिवाइड कर लो। उसके बाद यहाँ पर भी 9 की गुणा 10 से करोगे तो 90/22, इसको देख लो डिवाइड करके। यहाँ पर 70/16, इसको डिवाइड करके देख लो। यहाँ पर 20/3, इसको डिवाइड करके देख लो। जो भी आएगा इनका सॉल्यूशन उसमें देख सकते हो आप सबसे बड़ा क्या है। जैसे इसमें आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें है ना। इसमें क्या आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा क्या है? ये है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है। 4 अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसके राजस्व अरे भैया रुकिए, एक सेकंड रुकिए भाई। ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये काटना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ऐसे मान लीजिए भाई। ये यहाँ पर ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ये कुछ नहीं है। ये मतलब इन्होंने ऐसा किया, ये चीज़ जो लेखपाल में पूछी गई है इसी क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है। चलिए इतना ही समझिए आप। एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसके कितने अंक कट जाते हैं? उसके कितने अंक कट जाते हैं? 2। उसके 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, यह आपसे पूछा है। इसके मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला मेथड आ जाइए।
दो मेथड में एलिगेशन से बताऊंगा, पहला मेथड बिल्कुल एक इक्वेशन बना के इसको सोल्व करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने किए हमने एग्जाम में 40, नंबर कितने प्राप्त किए 100। एक सही क्वेश्चन करने पर 4 अंक मिलते हैं, एक गलत क्वेश्चन करने पर 2 अंक हमारे कट जाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सही क्वेश्चन 40 में से हमने किए x प्रश्न हमने क्या किए, सही किए। तो जब हमने x प्रश्न सही किए और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं, तो टोटल अंक हमें जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 4x। क्लियर है इतनी बात। जब हमने 40 में से x क्वेश्चन सही किए तो गलत कितने किए, 40 में से x को घटा दो, इतने क्वेश्चन हमने क्या किए, गलत किए। लेकिन प्रत्येक गलत पर कितने अंक हमारे कटते हैं, 2 अंक कटते हैं। 2 अंक माइनस में होते हैं, इसलिए मैंने 2 को क्या लिया है, माइनस का। और टोटल अंक हमें कितने मिलते हैं, 100 मिलते हैं। क्या ये इक्वेशन समझ पा रहे हो, ये इक्वेशन समझ पा रहे हो, बताइए। इसी को सोल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2 की गुणा जब आप करोगे अंदर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 80 प्लस का 2x बराबर 100। 4x और 2x कितना, 6x, माइनस का 80 उधर जाके जुड़ जाएगा 180। तो यहाँ से x बराबर कितना, 30, यहाँ से x बराबर कितना, 30। और सही कितने क्वेश्चन किए थे, x की वैल्यू आई 30। तो हम कह सकते हैं सही प्रश्न हमने 30 किए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 में हमने 30 को सही किया, तो हमने गलत क्वेश्चन कितने किए, 10 किए। क्लियर है, गलत क्वेश्चन कितने किए, 10 किए। समझ पा रहे हो इतनी बात, बताइए। चलिए आगे दूसरा मेथड बता देता हूं। इसका सेकंड वे और समझ लीजिए जरा। दूसरा तरीका क्या है, एलिगेशन से हम इसको करेंगे। किससे करेंगे, एलिगेशन से। देखो भाई, सही और गलत पे लगाएंगे हम एलिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन कितने हैं हमारे एग्जाम में, 40। प्रत्येक सही क्वेश्चन पर कितने अंक मिलते हैं, 4। तो हम मानकर चलेंगे कि 40 के 40 क्वेश्चन सही हुए, तो हमें कितने अंक मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन पर 4 अंक मिलते हैं और 40 के 40 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, तो मैक्सिमम मार्क जो आएंगे वो कितने आएंगे, 160 आएंगे। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अब गलत लेकर चलेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन पर हमारे 2 अंक माइनस हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं, 40। और 40 के 40 ये मानकर चलिए कि हमारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमारे जो सबसे कम अंक आएंगे वो कितने आएंगे, माइनस के 80 आएंगे। क्लियर है। अब ना तो हमारे 160 आए, ना माइनस में 180 आए। क्वेश्चन में हमारे अंक कितने दिए हैं कि हमारे अंक कितने आए हैं, 100 आए हैं। एलिगेशन ऐसी तो लगाते हैं। अब ज़्यादा में से कम को घटा दो, 160 में से 100 को घटाओगे कितना आएगा, 60 आएगा। 100 में से अब माइनस का 80 और 100 में कौन सा ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। घटाना क्या है, माइनस का 80 घटाना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 प्लस का 80 आ जाएगा। तो जुड़ के कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन हैं तो 4 में से सही क्वेश्चन हमने 3 किए और गलत क्वेश्चन कितने किए, 1 किए। लेकिन एग्जाम में 4 क्वेश्चन थोड़ी ना थे, 40 थे। तो 40 थे तो सही क्वेश्चन हमने 30 किए और गलत क्वेश्चन कितने किए, 10 किए। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसका एक मेथड और समझ लो जरा, तीसरा। सर 1 मिनट का समय लगेगा बस। तीसरा मेथड और समझ लीजिए, ये भी एलिगेशन से ही है। एलिगेशन आप एक तरीके से और लगा सकते हो, कैसे, सही और गलत में ही तो लगाना है एलिगेशन। हर सही पर कितने अंक मिलते हैं, 4 मिलते हैं। हर गलत पर कितने अंक कटते हैं, 2 कटते हैं। ठीक है, अब ना तो हमारे अंक 4 हैं ना माइनस के 2 हैं, हमारे अंक हैं 100। कितने क्वेश्चन पर, 40 क्वेश्चन पर। तो प्रत्येक क्वेश्चन पर हमें कितने अंक मिले, 2.5 मिले।
कितने अंक मिले प्रत्येक क्वेश्चन पर? 2.5 मिले। वही एलिगेशन का तरीका, ज़्यादा में से कम को घटा दो। 4 में से 2.5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। अब 2.5 में से अगर माइनस का 2 घटाओगे, 2.5 में से माइनस का 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.5। तो 4.5 यहाँ लिख दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 15 तिया 45, तो इनका अनुपात कितना? 3:1। सही क्वेश्चन अगर 3 किए तो गलत क्वेश्चन कितने किए? 1 किए। टोटल क्वेश्चन 4 ना होके 40 हैं, तो सही क्वेश्चन अगर 30 किए तो गलत क्वेश्चन 10 किए। तो यहाँ से भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? मैंने इस क्वेश्चन के आपको 3 मेथड बताए, समझ पा रहे हो इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। a प्लस बी आपको 137 दिया है, प्लस भाई दो संख्याएं हमने a और b मान ली, उनका योग कितना दिया? 137, और इनका अंतर कितना दिया है? इनका अंतर दिया है 43। इनको सोल्व करना है भाई। ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी। पहली इक्वेशन में अगर आप दूसरी इक्वेशन को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद b से b कट जाएगा, और a कितना हो जाएगा? 2a, और इनको जोड़ोगे तो कितना? 180। तो यहाँ से a बराबर कितना? 90। तो पहली संख्या हमें क्या मिल गई? 90 मिल गई। और ऑप्शन बी में ही 90 दे रखा है, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भाई a की वैल्यू 90 रख दो यहाँ पर। 90 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 137 आ जाए? 47। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 47 आ जाएगी। ठीक है इतनी बात? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर समेत प्रति किलोमीटर की एक परिवर्ती रकम चुकानी पड़ती है। कहने का मतलब यह है, यहां से यहां तक की लाइन का मतलब समझिए। यहां से यहां तक की इस लाइन का मतलब यह है कि एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर समेत प्रति किलोमीटर की एक परिवर्ती रकम चुकानी पड़ती है। भाई मान लीजिए आप किसी बाटा पार्क में गए, यहाँ पे ऑटो रिक्शा दिया है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आप किसी बाटा पार्क में गए, तो वहाँ पर गेट पे जब आपने एंट्री ली तो उसने बोला कि आपका टिकट है 100 रुपये का। आपका टिकट कितना है? 100 रुपये का। एक स्थिर रकम है आपकी एंट्री लेने की। कितने रुपए? 100 रुपये आप दोगे तो एंट्री आपको मिलेगी। जब आपने 100 रुपये देकर एंट्री ली तो वहाँ पर 1 के भी नोर मिला। वो आपसे कहता है अगर आप स्विमिंग करोगे, नहाओगे वाटर पार्क में, तो आपको 300 रुपये का टिकट और देना पड़ेगा। तो 2 चार्ज हो गए। वो यही कह रहा है कि एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर, मतलब ऑटो वाला कह रहा है यात्री आओ बैठो, रिक्शे में बैठोगे तो मेरी कुछ दर है निश्चित बैठने की, बैठ के उतर जाओगे वो निश्चित दर दो और चले जाओ। लेकिन अगर आप यात्रा करोगे तो उसका क्या है? प्रति किलोमीटर की एक परिवर्ती रकम भी चुकानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर दर कितनी मान लें हम अपनी तरफ से? स्थिर दर मैं मान लेता हूं कि x रुपए है। उसका चार्ज क्या है ऑटो में बैठने का? x रुपए है। और यहां पर आगे दिया समेत प्रति किलोमीटर की एक परिवर्ती रकम, और हम कह देंगे कि 22 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेता है वो 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का कितना लेता है? 22 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो 22 रुपये के हिसाब से वो लेगा। ठीक है। और एक निश्चित स्थिर दर क्या है? वो x रुपये है। अब उसने आगे बोला यदि 15 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 135 रुपये लगे। अब यहां से यहां तक की लाइन का मतलब समझिए। क्वेश्चन में बोला गया 15 किलोमीटर की यात्रा की, तो पहले वो ऑटो में बैठा तो उसको x रुपये देने पड़ेंगे। बैठा, उतर के जाएगा तो x रुपये दे जा, काम खत्म। लेकिन उसने बोला कि मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर छोड़ 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसने कहा कि मैं तो 1 किलोमीटर का 22 रुपये लेता हूँ, 15 किलोमीटर की दूरी का 15 22 लूँगा। ऑटो में बैठा x रुपये,
15 किलोमीटर जाएगा तो 15 बाई और रुपए देने पड़ेंगे। और 15 किलोमीटर की दूरी जाने पर कितने रुपए खर्च होते हैं उसके? 135 रुपये खर्च होते हैं। पहली इक्वेशन ये बन के आई। इतनी बात समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात? आगे उसने बोला और 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 215 रुपये लगते हैं। इसका मतलब x रुपये ऑटो में बैठने के लगेंगे, प्लस अगर 22 रुपये 1 किलोमीटर के लगते हैं तो 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे? इतने रुपए लगेंगे। और टोटल कितने लगते हैं? 215। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको सोल्व कर लो। इसको अब क्या करना है? सोल्व करना है। इक्वेशन 2 में से अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन 1 घटा दो, तो जब घटाओगे x से x कट जाएगा, 25 बाई में से 15 बाई माइनस करोगे तो इधर क्या बचेगा? 10 बाई बराबर 215 में से 135 कम करोगे तो कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0, 1 में से 3 नहीं जा सकता, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अरे बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। जब बाई की वैल्यू 8 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो समझो जरा। जब हमने बाई की वैल्यू 8 रखेंगे तो 15 अट्ठे 120, तो x प्लस 120 बराबर 135। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है इतनी बात? अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि बताओ 35 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितने रुपए उसके खर्च होंगे या उसको देने पड़ेंगे। तो ऑटो में बैठेगा तो x रुपए खर्च करेगा, प्लस 35 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल करेगा तो इतने रुपए देगा। अरे हाँ या ना? यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू है 15, प्लस बाई की वैल्यू कितनी है? बाई की वैल्यू कितनी है? 8। तो यहाँ पर आएगा 35 गुणा 8। तो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 और 140 दूनी 280। 280 और 15 कितने? 295। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया? 295। तो 35 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 295। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ पा रहे हो इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 29 और 39 के बीच, 29 और 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में कौन सी संख्या आती है? तो भाई 29 और 39 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? आप कहोगे कि 29 से कहाँ तक संख्या जा रही है? 39 तक। 29, 30, 31, 32 ऐसे कहाँ तक जा रही हैं? 39 तक। और बीच में कौन सी संख्या आती है? आपको पता है? एवरेज आता है। क्या आता है बीच में? बिल्कुल एवरेज आता है। ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं? बिल्कुल बीच वाली टर्म कैसे निकलेगी? इन दोनों के योगफल का आधा कर दो। 29 प्लस 39 बटे 2, इनका योगफल कितना आ जाएगा? यहाँ से 68 अपॉन में 2। तो हम कह सकते हैं जो बीचों बीच में जो पद आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा भाई? वो आएगा 34। कितना आएगा? 34। तो मध्य संख्या के तुरंत पहले, तो मध्य संख्या तो 34 आ गई, इससे तुरंत पहले क्या नंबर आएगा? 33। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके तुरंत बाद पूछता, पहले ना दे के बाद कहता तो आंसर क्या आता? इसके तुरंत बाद क्या संख्या आती? 35। तो आंसर हमारा क्या आ जाता? 35। पहले पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 33। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। 1 से 20 तक जो 4 से विभाजित होती हो, अरे 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी और 20 होगी। 1 से 20 तक यही तो संख्या है जो 4 से डिवाइड होंगी। अब इन सब का योगफल आपसे पूछा है तो योगफल कर दो भाई। 20, 12 और 8 20 और 20 40, 40 16 और 4 20, तो 40 और 20 कितना? 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
दूसरा तरीका मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि योगफल निकालने का एक तरीका ये होता है कि उन संख्याओं का तो आप एवरेज निकाल दो और जितनी संख्याएं हैं तो उसकी गुणा कर दो, ऐसे भी आप योगफल निकाल सकते हो। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हैं, योगफल निकालना है हमें। संख्याएं कितनी हैं, 5। एवरेज कितना है नहीं पता, एवरेज और निकालना है। एवरेज निकालना है इन संख्याओं का, 4 का, 8 का, 12 का, 16 का और 20 का। इन संख्याओं के बीच का अंतर सेम है, मतलब इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 4 4 है, सेम है। जब ऐसी सीरीज जिनकी संख्याओं का अंतर सेम हो तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, उसके एवरेज कैसे निकालते हैं, या तो हम कहेंगे कि मिडिल टर्म, मध्य पद ही उसका एवरेज होता है। और अगर आप ऐसे ना निकालना चाहो तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दो। पहला पद 4 है, अंतिम पद 20 है, बटे 2 कर दो। 24 बटे 2 को हम कह सकते हैं 12। तो एवरेज कितना है 12, और 12 गुणा 5 कितना 60। तो हम योगफल ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अरे क्लियर है ना इतनी बात, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई मान लीजिए ये क्वेश्चन आसान था, 1 से 20 तक आपसे बोला गया। मैं आपसे कहता हूं चलिए 1 से 200 तक बताओ। ये क्वेश्चन ये है कि 1 से 200 तक की संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आप ऐसे करके योगफल निकालोगे इसका? है कहाँ तक निकालोगे? इन सब का योगफल निकालोगे तो हमारे लिए टफ हो गया, इसलिए दूसरा तरीका भी सीखना जरूरी है। और दूसरे तरीके में क्या है, हमसे बोला गया 1 से 200 तक योगफल बताना है जो 4 से विभाजित होती हैं। तो योगफल बराबर क्या था फॉर्मूला, एवरेज की गुणा किससे कर दें, पदों की संख्या से, पदों की संख्या से। तो एवरेज बताओ, पहली संख्या क्या आएगी 4 से विभाजित होने वाली 4, अंतिम संख्या क्या आएगी 200। तो एवरेज कितना आएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और 204 बटे आप 2 करोगे, 204 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं ये हमें बताना है। तो टोटल संख्याएं जब आपको किसी सीरीज में निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, अंतिम पद, अंतिम पद कितना 200 माइनस पहला पद, पहला पद कितना 4 बटे में इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर। भाई इससे अगली संख्या 8 थी, 12 थी, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 4, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर कितना 4 और प्लस में 1। ये फॉर्मूला होता है पदों की संख्या निकालने का। तो 200 में से 4 जाएगा 196, और 196 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 9 चौक 36 और 1। तो हम कह सकते हैं टोटल पदों की संख्या कितनी है 50 है। तो पदों की संख्या 50 है। इन दोनों की गुणा कर दो तो आप कह सकते हो कि 1 से 200 तक की संख्याओं में से 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का क्या निकल के आ जाएगा, योगफल निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात, जल्दी से बताओ, है समझ पा रहे हो इतनी बात? देखो इनका क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 5100 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अब ये बनता है कि ये पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इसके लिए समांतर श्रेणी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको भी बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। ये क्या है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब इन पदों के बीच का अंतर कितना है 4 4 है और प्लस में 1। तो ये फॉर्मूला पदों की संख्या निकालने का कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं रेजर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि अंतिम पद बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। यही तो होता है सार्व अंतर में, सॉरी समांतर श्रेणी में यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला a इधर लेकर आ जाओ, तो आप कहोगे l माइनस का a बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस का 1 इंटू डी, या l माइनस का a अपॉन में d बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस का 1, या ये वाला माइनस का 1 आप इधर लाके, सॉरी
इधर क्या था, n माइनस का वन था, तो प्लस का वन इधर ले आओ और ये वाला n यहाँ ले आओ। तो पदों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला था, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सारवंतर प्लस का वन। पदों की संख्या आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने एक सीरीज ली 7, 14, 21 और यहाँ पे क्या दे दिया 91। 91 भी 7 से घटता है। मैं कह रहा हूँ इस सीरीज में बताना पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या क्या है, n बराबर अंतिम पद 91 माइनस पहला पद 7 बटे में इनके बीच का अंतर कितना है 7 प्लस का 1। 91 में से 7 जाएगा 84 बटे 7 प्लस का 1 और यहाँ 12 सत्ते 84, 12 प्लस का 1 बराबर 13। तो मैं कह सकता हूँ इस सीरीज में कितने पद हैं, 13 पद हैं। तो पदों की संख्या आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके लिए है भाई क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, ये आपको करना है। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, 10 से गुणा कर दो, 70 बटे 13 कर दो, 110 बटे 13 कर दो, 140 बटे 33 कर दो, 80 बटे 15 कर दो। पॉइंट्स में जो भी आएगा उसमें सबसे छोटी संख्या आप बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। दो संख्याओं की वर्गों का योग, दो संख्याएं मान लो a और b है, क्या मान लें a और b है, तो इनके वर्गों का योग कितना दिया है 64, पहली इक्वेशन। तथा अंतर का योग, तथा अंतर का योग, तो अंतर का योग इनका, अंतर का योग ऐसे कैसे हो सकता है, अंतर का योग तथा इनका अंतर 36 ऐसे हो सकता है, तथा अंतर 36 है, ये है अंतर कितना है 36 है। ये इक्वेशन दूसरी मान लीजिए। आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब आपसे ए भी पूछा है। ठीक है, इसी को सोल्व करना है। जब हम इसी को सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे इक्वेशन 2 जो है ना उसका आप वर्ग कर दो। जब आप इसका वर्ग करोगे, अरे भाई क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है भाई, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है अरे भाई। ठीक है, इनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर का वर्ग करके देखना, इनके अंतर का वर्ग योग की जगह वर्ग कर दो। क्वेश्चन ये है कि इनके अंतर का वर्ग, तो अंतर का वर्ग कितना है 36 है, इनके अंतर का वर्ग कितना है भाई 36 है, ये क्वेश्चन है। इनके अंतर का वर्ग कितना है 36 है, तो आपसे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, मतलब ए भी पूछा है। तो इक्वेशन 2 को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर में क्या चल रहा है 36। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 64 है, माइनस 2ab बराबर 36 और यहाँ से 2ab बराबर कितना आ जाएगा 64 माइनस 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 28 भाई, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 14। इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा 14। ऑप्शन में है क्या देखना जरा, 14 भी नहीं है भाई, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आपसे कि एक प्लाट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 3.5 एकड़ के रूप में किया गया था। पटवारी ने इसे 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया। यदि एकड़ का उत्तम नाप या माप 0.40467 है तो उक्त अनुमान में त्रुटि हेक्टेयर में कितनी है, यह आपसे बोला गया। भाई एक पटवारी जमीन नापने गया और उसने देखा उस जमीन की माप उसने कितनी बताई, उस जमीन की माप उसने कितनी बताई 3.5 एकड़ बताई कि आपकी जमीन कितने एकड़ है 3.5 एकड़ है के रूप में बताई। पटवारी ने इसे 1 एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर के रूप में मापा था,
1 हेक्टेयर बराबर उसने 0.4 हेक्टेयर के रूप में जब मापा तो उस जमीन की जो माप आई वो कितनी आई? 3.5 एकड़ आई। ठीक है, के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में अंकित किया गया। ठीक है, इतनी बात। यदि एकड़ का उत्तम माप, भाई एकड़ की जो वास्तविक माप होती है वो इतने हेक्टेयर होती है, जबकि पटवारी को नहीं पता था तो उसने इतने हेक्टेयर के रूप में जब मापा तो इतने एकड़ उसकी जमीन निकल के आई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि एकड़ की उत्तम माप यानी कि जो वास्तव में माप है वो इतने एकड़ है, एकड़ नहीं इतने हेक्टेयर है, तो उक्त अनुमान में त्रुटि हेक्टेयर में बतानी है। तो कितनी त्रुटि आई ये आपको बताना है। तो 1 हेक्टेयर, 1 एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर के रूप में मापा? 0.4 हेक्टेयर के रूप में उसने मापा। क्लियर है? जबकि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो वो ये होते हैं 0.40467 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, तो 1 एकड़ में जो त्रुटि आई वो कितनी आई? तो ज़्यादा ये है, इसमें से इसको घटा दो तो 0.40467 में से आपको क्या घटाना है? 0.4, इसके बाद में 0 लगा दो। कितने? पॉइंट के बाद 5 अंक हैं तो 5 संख्याएं कर दो। इनका अंतर कितना आ जाएगा? इनका अंतर आ जाएगा 7, 6, 4, 0 और 0 पॉइंट। तो 1 एकड़ बराबर इतने हेक्टेयर का अंतर आया। ठीक है, उसने कहा कि उक्त अनुमान में त्रुटि हेक्टेयर में कितने एकड़ है? जब 1 हेक्टेयर में इतने एकड़ की त्रुटि आई इतने हेक्टेयर की, तो इतने एकड़ में जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी? 3.5 की गुणा इससे कर दीजिए। इतने हेक्टेयर की, इनकी जो भी गुणा आएगी वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3.5 की इससे गुणा करनी है। क्यों करनी है एक बार और बता देता हूँ। 1 एकड़ में इतने हेक्टेयर की त्रुटि आई तो 3.5 एकड़ में इतने हेक्टेयर की त्रुटि आएगी, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इन दोनों की गुणा आप कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 1012 - 1 को से भाग दें तो भागफल क्या होगा? भाई ये क्या क्वेश्चन है? ये क्या क्वेश्चन है? ये भी गलत क्वेश्चन है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये भी क्वेश्चन गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनको मैं आगे बता दूंगा, अगली वीडियो जो आएगी इसमें जो भी करेक्शन है इनको देख के मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नोट। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। सदैव हमेशा किससे विभाजित होगा ये आपसे पूछा है। ये आपसे क्या पूछा है? ठीक है, तो इसको करते हैं। चलिए, 2 अंकों की संख्या मान लो मैंने कहा ए बी है। क्या कहा मैंने? 2 अंकों की संख्या ए बी है। भाई जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या मैंने 23 ही लिख दी लो, 23 है तो 23 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इकाई अंक क्या है? 3, तो इकाई अंक है तो 1 की गुणा कर दो। ढाई अंक क्या है? 2, तो 2 है, ढाई में कितना होता है? 10 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 10 + 3। 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि बताना ए बी को कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे b प्लस का 10a। आप ए बी संख्या को ऐसे लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या ए बी, हमने 2 अंक की संख्या मान ली, उसके अंकों को उलटने पर, भाई 23 है कोई संख्या, इसके अंक उल्टूंगा तो संख्या क्या बन जाएगी? 32 बन जाएगी। अंक उलटने का मतलब है 3 की जगह आपको 2 रखना है, 2 की जगह 3 को रखना है। ठीक है, ए बी को जब मैं उल्टूंगा तो वो संख्या क्या निकल के आएगी? बी आएगी। और इसको अगर मैं इकाई दहाई के फॉर्मेट में रखूंगा तो a प्लस का 10 b आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी इक्वेशन मान लो। किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या,
का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा? इनका योगफल बताना है तो पहली इक्वेशन में जब आप दूसरी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10a प्लस का b प्लस योगफल करना है 10b प्लस का a। तो a यहाँ पे 10 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 11a प्लस का 11b। अगर मैं 11 कॉमन लूँगा तो a प्लस का b। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी संख्याएं, अगर कोई दो अंकीय संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है उन दोनों का योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा, क्योंकि ऐसी संख्या हमेशा 11 का मल्टीपल होगी, 11 का गुणज होगी। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। इससे रिलेटिव क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसी दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर, यहाँ पे अंतर दे दे तो अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? तो अंतर देख लो भाई, पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा दो, पहली इक्वेशन में से आप दूसरी घटा दो। यहाँ बता देता हूँ, पहली इक्वेशन में से जब आप दूसरी घटाओगे तो 10a में से, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 10a प्लस का b में से आपको क्या घटाना है? 10b प्लस का a घटाना है। तो प्लस वाला a माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9a माइनस का 9b, और यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लिया जाए तो a माइनस का b। तो अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। ये फैक्ट भी है, आपको याद रखना है। अगर कोई दो अंक की संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी, अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वो सदैव किससे डिवाइड होगी? 11 से। और अगर उन दोनों संख्याओं के अंतर से बात की जाए कि अंतर किससे हमेशा डिवाइड होगा, तो अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलिए, जैसे एक आधा का एग्जाम्पल वैसे कर लेते हैं। मान लो मैंने एक संख्या ले ली 12, एक संख्या मैंने अपनी मर्जी से 12 ले लिया। अब 12 के अंक अगर मैं पलटूंगा तो कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। इनका योगफल देखा तो कितना आया? 33। देखो 11 से हमेशा डिवाइड होगी या नहीं होगी? 11 से डिवाइड होगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद चलो मैंने आपसे कहा कि आप 45 ले लो, 45 के अंक उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। इनका योगफल कितना आ गया? 99। तो ये भी किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब मान लो मैंने एक संख्या ले ली 64, और इसके अंक उलटने पर जो संख्या मिली वो मिली 46। अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो अंतर कितना आ रहा है? 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड हो रही है? अंतर किससे डिवाइड होता है? 9 से। तो ऐसी संख्याओं का अंतर 9 से डिवाइड होगा और योगफल हमेशा 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है इतनी बात? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, आसान क्वेश्चन है, 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं? 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं? ये आपसे बोला गया। भाई अगर आपसे मान लीजिए बोला जाता कि 20 में कुल कितने 4 हैं, 20 में कुल कितने 4 हैं, तो 20 को 4 से डिवाइड कर देते, आप कहते 5 4 हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात? उसी प्रकार आपसे क्या बोला गया कि 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं, तो 37.5 को हम लिख सकते हैं अंश बटे हर की फॉर्म में लिखेंगे तो 37 दूनी 74 और 1 75/2। 75/2 में कितने 1/8 हैं, तो 75/2 को आप 1/8 से कर दो डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो इस फॉर्मेट की चीज़ को कैसे लिखते हैं? 75/2 ऐसे रहने दो। ये 1/8 डिवाइड में है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल में लाना है तो ये चीज़ें पलट जाती हैं, मतलब 8/1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 8 को काटोगे 4 बार और 75 चौका कितना? 300। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 300। 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं, तो 300 1/8 है, ठीक है। या 300 की गुणा ऑप्शन से देख लो, 300 की गुणा 1/8 से करो, देखो 37.5 आ रहा है क्या? 400 की गुणा 1/8 से करो, देखो 37.5 आ रहा है क्या? 500 की गुणा 1/8 से करो, देखो 37.5 आ रहा है क्या? आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला गया, किसी पूर्णांक किसी इंटीजर x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अच्छा,
भाई इंटीजर ना तो उसने मेंशन किया है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है या निगेटिव लेना है, ये तो कुछ मेंशन ही नहीं किया, बस उनने क्या बोला है, पूर्णांक बोला है। इंटीजर उसने बोला है तो हम इंटीजर कौन से लेंगे, दोनों ही लेने पड़ेंगे हमको, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो x के लिए मान लो x के लिए जो इंटीजर्स होंगे वो माइनस पॉजिटिव के और सब लेंगे, जैसे माइनस का 1 ले लो, माइनस का 2 ले लो, माइनस का 6 ले लो, प्लस का लेना है तो 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो ना, माइनस प्लस कुछ भी ले लो इंटीजर। अगर x की वैल्यू ये है तो वो कह रहा है कि इन चारों में x की वैल्यू किस में रखें कि वह प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो। विषम पूर्णांक मतलब ऐसे इंटीजर जो 2 से ना कटे, ऐसे इंटीजर जो 2 से ना कटे, चाहे वो माइनस हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए अगर मैं 2x में रखूँगा तो ये तो इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो क्या ये विषम पूर्णांक है? नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या है, गलत है। उसके बाद x बराबर x ही दिया है, तो यहाँ पर ये सारे विषम पूर्णांक हैं क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी ले x + 1, तो -1 में अगर प्लस का 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0। -2 में अगर प्लस का 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1। -6 में प्लस का 1 करूँगा -5 आ जाएगा। उसके बाद अगर 5 में प्लस का 1 करूँगा 6 आ जाएगा। 2 में प्लस का 1 करूँगा 3 आ जाएगा। 3 में प्लस 1 करूँगा 4 आ जाएगा। क्या ये सारी संख्याएं विषम है क्या? नहीं है। ना तो 0 विषम होती है, ना 6, ना 4। इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 1 आ जाएगा। 2x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो देख लो भाई। x की वैल्यू आपने माइनस का 1 रखो, माइनस का 2 रखो, 6 रखो या 2 रखो, प्लस का 1 रखो, 8 रख दो, कुछ भी रख दो। इसमें जब आप रखोगे ना तो हमेशा आपको विषम पूर्णांक के रूप में ही मिलेगा। जैसे x की वैल्यू माइनस का 1 रखना है तो माइनस का 2 प्लस का 1 कितना, -1। विषम पूर्णांक है, क्लियर है। उसके बाद अगर माइनस का 2 रखना है तो माइनस का 2 इसमें x के रखोगे तो माइनस का 4 प्लस का 1 कितना, -3। तो ये भी कैसा है, विषम पूर्णांक है। अच्छा पॉजिटिव वाला रखना 8, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 भी क्या है, विषम पूर्णांक है। तो एक फॉर्मूला यही है जो x पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक देगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 से 15 तक दोनों को छोड़कर, अच्छा 10 से 15 तक लेनी है लेकिन 10 और 15 नहीं लेनी, तो 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, सभी संख्याओं से विभाजित होगी। अच्छा ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो भैया इनका एलसीएम ले लो, बस सिंपल एलसीएम इनका ले लो। तो 11 गुणा 13 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, एज इट इज लिख लो। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 6, 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7। इन सभी का आप कर दो क्या, आप इनकी गुणा कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 छंग 42 दूनी 84, 84 गुणा क्या रतिया 33, 11 और 3 14। 143 की गुणा 84 से करनी है, देख लो कैसे होगी। 143 की गुणा अगर 84 से करनी है तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा बताइए। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, हासिल कितना 1, 4 चौक 16 और 1 हासिल कितना 17, 17 और 24 कितना, 17 और 24 कितना बताइए, 17 और 24 कितना 41, 41 का कितना 1 हासिल कितना 4, फिर 4 की गुणा 1 से कीजिए, 4 एकम 4 और हासिल का 4 कितना 8, और 8 चौक 32, 8 और 32 कितना 40, 40 का 0 हासिल अभी भी कितना 4, 8 एकम 8 और 4 12। तो इनका जो मल्टीपल आ गया वो कितना आ गया 12,012। तो ऑप्शन कौन सा,
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 से 15 तक दोनों को छोड़कर सभी संख्याओं से विभाजित होगी? तो 10 से 15 के बीच में 11, 12, 13, 14 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या यही तो हुई भाई। इससे छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा 4004, इसमें इसका एक फैक्टर दिया है, अगर इसकी गुणा 3 से कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 12012। लेकिन 4004 भी क्यों होगा इसका आंसर? नहीं भाई, इसका आंसर तो 12012 ही होगा। इसका आंसर 12012 ही होगा। इसका मल्टीपल हो सकता है, 24024 भी हो जाएगा, 36036 भी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो सकता है। सबसे छोटी संख्या पूछिए तो आंसर आपका 12012 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। जब एक धनात्मक पूर्णांक p को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष मतलब r के मान क्या क्या हो सकते हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन तो आसानी है, रिमाइंडर थ्योरम में भी आपको बताया है। मान लीजिए मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8 ये कुछ संख्याएं हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ यार 4 से इस वाली संख्या को डिवाइड करके बताना रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर इसके नीचे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर? शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे 1 आएगा। मैंने आपसे कहा 6 को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 2 आएगा। मैंने आपसे कहा 7 को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा? आपका आंसर 3 आएगा। मैंने आपसे कहा 8 को 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि भाजक से छोटा ही होता है रिमाइंडर। मतलब भाजक क्या होता है? डिवीज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर हमेशा किसी भी संख्या को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा ही मिलेगा। जैसे 0, 1, 2, 3, फिर 0, 1, 2, 3, मतलब 4 से छोटा ही तो मिलेगा। उसी प्रकार अगर किसी संख्या को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर के रूप में बस मुझे 0 और 1 ही मिलेगा। 0 और 1 ही मिलेगा। इसका मतलब आंसर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि m और n पूर्णांक हैं और m अपॉन n के रूप में निरूपित किए जाते हैं तो यह क्या है? भाई यहाँ पे भी m और n पूर्णांक बताए हैं, लेकिन ये नहीं बताया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। कहने का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। तो m अपॉन n क्या होगा? परिमेय संख्या होगी भाई। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन बी। लेकिन परिमेय संख्या के लिए बस एक कंडीशन ये होगी कि n इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, n इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाएगा? अरे भैया ये भी आसान क्वेश्चन है। अब तो आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। परिमेय संख्या, चलो हमने कहा 1/2, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, जो भी परिमेय संख्या माननी है। और अपरिमेय संख्या का योग, अपरिमेय संख्या वो होती है किसी भी संख्या का अंडर रूट अपरिमेय संख्या होती है, किसी भी संख्या का। लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अंडर रूट में 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने इसकी एक चीज क्या बताई, अंदर वाली जो संख्या है ना वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। तो 2 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 4 क्या है यहाँ पर? 4 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है 4? 2 का। और इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 2। तो ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। मतलब अंडर रूट में ऐसी संख्या लाइए जिसको हम सोल्व ना कर पाएं, तो वो सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय हमने अपनी तरफ से 1/2 मान ली, अपरिमेय भी अपनी तरफ से आप कुछ मान लो, अंडर रूट 3 मान लो। इनका योगफल हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। इनका योगफल हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछिए भैया। 1, 2, 3 कहाँ तक? अनंत तक। ये होती है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का सेट ये होता है 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। अगर आपसे पूछता सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इतने आसान क्वेश्चन पूछता है।
निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अंडर रूट वाली तो सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर सकता हूँ। कैसे? ये तो है a प्लस का b एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में है a माइनस का b। वर्गांतर का फॉर्मूला हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की वैल्यू 11 है अंडर रूट में, इसका वर्ग माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग, यह आ जाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4। 4 कैसी संख्या? परिमेय संख्या। आपसे अपरिमेय संख्या पूछिए, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ए सी डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन ये कैसी संख्या है? परिमेय। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का योग 24 और गुणनफल 143 है, वे संख्याएं कौन सी हैं? अरे ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। दो संख्याओं का योग 24 है और उन दोनों का गुणनफल 143 है, ऑप्शन से कर दो। 15 और 9 वो संख्या मान लो, इनका योगफल 24, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। लेकिन 15 निमा 135 और लाना कितना है? 143, मतलब ए तो नहीं है भाई। इसके बाद 12 गुणा 12 144 होता है, 143 लाना है। 10 गुणा 14 भी 140 होता है, नहीं। 11 गुणा 13 143 होता है। तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सोल्व करना है, लो। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन का आप क्या कर दो? वर्ग कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 24 का वर्ग कितना? 576। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना? बी स्क्वायर हो गया ना, और प्लस का ए भी है 143 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 बराबर में 576। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 576 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 290। क्लियर है? 290 आ जाएगा, 290 आ जाएगा ना इनका अंतर, ठीक है। 290 के बाद आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है। अब आप निकाल लो ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 290 है, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी थी? 2ab की वैल्यू 286 है। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4। a माइनस बी कितना आ गया? 2। a प्लस बी है 24, a माइनस बी है 2, तो यहाँ से a की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 11 आ जाएगी। पर इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे क्या? इतना क्वेश्चन आसान था, ऑप्शन से 1 सेकंड में हो गया था, हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई, अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और कहाँ तक है? ये कहाँ तक है? अनंत तक है। तो आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा है, कहाँ तक है? अनंत तक है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं। इसका एक ऑप्शन यहाँ सही कर लेना भाई। इसका ऑप्शन 4 है एक, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। चलिए, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पर प्लस का निशान होगा और कहाँ तक जा रहा होगा? अनंत तक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझ लो। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि इस पूरे को मान लो x के बराबर। x के बराबर आप मानेंगे, x के बराबर जब आप मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा? इसके लिए फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर आएगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4a अपॉन में 2।
ये फॉर्मूला है, यहाँ पर ए क्या है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है x बराबर, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया है a प्लस का अंडर रूट a प्लस का अंडर रूट a कहाँ तक, अनंत तक, तो a की जगह ये रख दिया और यही इसका फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में हमें a की जगह क्या दिया है, 12 दिया है। जब हमें a की जगह इसमें 12 दिया है तो हम कैसे करेंगे, a की जगह 12 ही रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस का 4a, a की वैल्यू है 12 बटे में 2, बटे में क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 12 चौक 48 और 1 49 बटे 2, तो 1 प्लस का 49 का स्क्वायर रूट करोगे 7 आ जाएगा बटे 2, 8 बटे 2 का आंसर क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वही बात, सुनो ना, जा कहाँ रहे हो, सुनो, ये फॉर्मूले से मैंने बताया, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं जानोगे। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, यहाँ पर प्लस आए और यहाँ अनंत आए और यहाँ बीच में एक जैसी संख्या आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप 12 के गुणनखंड कर लीजिए दो, और ऐसे गुणनखंड कीजिए कि उन दोनों गुणनखंड के बीच का अंतर या जो फैक्टर्स आप करेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, इनका अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे फैक्टर करेंगे। अगर बीच में साइन प्लस का है तो बड़ा वाला गुणनखंड ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बड़ा वाला गुणनखंड ही होगा। क्लियर है इतनी बात, अरे समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जाए तो कैसे करना है। अगर यहीं पर मैं आपसे कहूँ कि माइनस आ जाए तो कैसे करना है, माइनस आ जाए तो भाई यहाँ पर अगर माइनस आ जाए, ये सब जगह माइनस आ जाए और आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो भी आपको यही करना है। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर कितना है, 1 आए, तो 4 और 3। अगर माइनस है तो छोटा वाला ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब प्लस है तो 4 आएगा और छोटा है तो आंसर 3 आएगा। इससे रिलेटिव चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस 30 और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। इसका आंसर आपसे पूछा है। तो 30 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 आए, तो 6 पंजे 30, 6 और 5 का अंतर 1 आ रहा है, प्लस का साइन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए 30 माइनस अनंत तक, ये जा रही है कहानी। तो 30 के गुणनखंड वैसे कीजिए जिनका अंतर 1 आए अंतर। अब यहाँ माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला गुणनखंड आ जाएगा। इससे रिलेटिव क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पर कोई संख्या ऐसी दे देगा कि 2 हम गुणनखंड भी नहीं ढूंढ पाते जिनका अंतर 1 हो। मान लो मैंने कहा 19 है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढिए जिनका अंतर 1 आए और मल्टीपल में क्या आए, 19 आए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर लगेगा। x बराबर क्या था, 1 प्लस का अंडर रूट में 1 प्लस का 4a अपॉन में 2, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 19। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस का 4 इंटू 19 अपॉन में 2, 19 का 76, 76 और 1 77। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस का अंडर रूट में 77 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, मतलब इस टाइप से आ जाए, तो कैसे करना है? इस टाइप से आ जाए तो कैसे करना है? माइनस आ जाए तो उसके लिए बस आपको ये करना है, प्लस था तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला यही तो लिखवाया था ये। अब माइनस तो बस 1 से पहले यहाँ पर माइनस लगा दो, तो माइनस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है ना इतनी बात? बताओ। चलिए इससे रिलेटिव थोड़ी सी चीज़ और बताऊंगा मैं। अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या है? प्लस की जगह आप क्या दे दिया? गुणा का निशान दे दिया, तो हमेशा इसका आंसर वही होगा जो अंदर एक संख्या होगी। ठीक है, 12 ही इसका आंसर आ गया, मतलब जो संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पर गुणा है तो। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आपको ये भी कह देता है कि अगर यहाँ पर दे दिया जाए 12 प्लस फिर दे दिया जाए 12 प्लस फिर दे दिया जाए 12, और ये क्वेश्चन है 3 बार दे दिया, मतलब पहले हम अनंत तक कहानी को लेकर जा रहे थे, अब हम जो कहानी लेकर जा रहे हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? 3 तक लेकर जा रहे हैं। तो इस नहीं, यहाँ पे गुणा है भाई, यहाँ पर गुणा है, ये है 12 इंटू 12 इंटू 12। इस टाइप का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये ज़रा समझ लो। तो इसमें आपको ये करना है कि 12 की जो पावर आप लगाओगे वो आपको लगानी है, 12 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और माइनस का 1, 12 की पावर ये हो जाएगा, मतलब 12 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 8 में से 1 जाएगा 7, तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका आएगा 12 की पावर 7/8, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात भी? इससे रिलेटिव मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। क्लियर है ना इतनी बात? है? बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि AP के n पदों का योग 3n² प्लस 8n है तो इसका nवां पद क्या होगा? तो इसका nवां पद क्या होगा ये आपसे पूछा है। चलिए आसान ही है क्वेश्चन ये भी। किसी AP समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल हम ऐसे डिनोट करते हैं, Sn कितना दिया है? 3n² प्लस का 8n आपको दिया है, तो इसका nवां पद पूछा है, मतलब आपसे Tn पूछा है। nवां पद पूछा है मतलब आपसे Tn पूछा है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कोई आपको सीरीज दी है। ठीक है, मान लो ये मैंने आपको दे दिया पहला पद T1, ये दे दिया मैंने दूसरा पद, ये दे दिया मैंने तीसरा पद, ये दे दिया मैंने चौथा पद। ये एक सीरीज़ दे दी जिसमें T1 T2 T3 T4 इसमें क्या है? 4 पद हैं। तो मैं आपसे कहूँगा S1 बताओ, तो S1 का मतलब ये हो गया कि पदों की संख्या बतानी है, लेकिन पद कितने हैं? 1, और एक पदों की संख्या नहीं, पदों का योगफल। इस S1 का मतलब हो गया कि पदों का योगफल बताना है, लेकिन पद कितने होने चाहिए? 1। तो एक पद का योगफल तो स्वयं वो पद ही होता है, तो मैं कह सकता हूँ S1 बराबर क्या होगा? T1 होगा। यहाँ पर अगर मैं S2 लिख दूँ तो S2 का मतलब ये हो गया कि पदों का योगफल चाहिए, लेकिन पद कितने होने चाहिए? 2। 2 का मतलब क्या हो गया? 2 पद होने चाहिए। तो S2 का मतलब क्या हो गया? T1 प्लस का T2 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ S3 क्या होगा, तो S3 क्या होगा? तो S3 का मतलब हो गया पदों का योगफल, लेकिन कितने पद? 3 पद, तो T1 प्लस का T2 प्लस का T3। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ S4 बराबर क्या होगा, तो पदों का योगफल चारों पदों का, T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का T4, चारों पदों का योगफल ये होगा। समझे? अब यहाँ पर n पदों का योगफल ये दिया है, तो यहाँ से S1 बताओ कितना आएगा। तो n की जगह हमने क्या रखा? 1 रखा। n की जगह जब मैं 1 रखूँगा तो 3 और 8 कितना? 11। S1 कितना आ जाएगा? 11, और यही क्या है? पहला पद है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ S2 बताना, तो n की जगह 2 रखो। 2 का वर्ग कितना? 4, 4 तिया 12,
12 और 16 कितना 28, तो H2 कितना आ गया 28, मतलब पहले पद और दूसरे पद का योगफल कितना आ गया 28 आ गया। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ S3 कितना आएगा, तो यहाँ पर रखिए 3n की जगह, 3 का वर्ग कितना 9, और 9 तिया 27, 27 और 8 तिया 24, 24 और 27 कितना होता है 24 और 27 51, तो यहाँ पर 51 क्या आया T1 प्लस का T2 प्लस का T3 आ गया। बताओ आगे पद मत निकालो, इतने से काम हो जाएगा, समझे। अब हम सीरीज बनाएंगे। T1 सीरीज क्या थी T1 T2 T3 T4, T1 की वैल्यू क्या है 11, T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू बताओ। अब T2 की वैल्यू क्या आएगी, T1 प्लस T2 28 दिया है, T1 11 है, तो T2 के यहाँ से कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, T2 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, क्योंकि T1 प्लस T2 कितना दिया है 28, T1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 11 रखोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। उसके बाद अगर T3 की वैल्यू निकालनी हो तो T3 की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये इन सब का योगफल कितना है 51 है, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू 28 यहाँ पर 51 में से घटा दो। जब आप 51 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा 3, 4 में से 2 गया 2, तो सीरीज जो निकल के आ रही है वो आ रही है 11, 17, 23 और आगे भी इसी प्रकार आएगी। आपसे क्या पूछा है nवा पद पूछा है, nवे पद के लिए फॉर्मूला क्या है Tn बराबर पहला पद प्लस का n माइनस का 1 इंटू इनके बीच का अंतर। तो पहला पद कितना है 11 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 17 में से 11 गया 6, तो यहाँ से सोल्व और करेंगे तो 11 प्लस का 6n माइनस 6 बराबर यहाँ से आ जाएगा 6n प्लस का 5। यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। n पद क्या आएगा 6n प्लस का 5 आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर माइनस दिया है तो ये गलत है, यहाँ पर आपको प्लस करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस करना है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है यदि AP में एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी में यदि D सार्म अंतर कॉमन डिफरेंस आपको दिया है -6, कितना दिया है -6, n दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी दी है 9 दी है, और an बराबर 8, ये गलत है, यहाँ मैं सही करा देता हूँ, ये है Tn बराबर 8, nवा पद कितना दिया है 8 के बराबर दिया है, तो आपसे a की वैल्यू पूछी है, आपसे प्रथम पद पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना दिया है 9, अगर Tn बराबर 8 है, n की जगह अगर मैं 9 रखूँगा तो T9 बराबर भी कितना होगा 8 होगा, और हमें पता है कि nवा पद क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की जगह 9 है तो यहाँ पर 9 रख दीजिए, जब आप 9 रखोगे तो a प्लस का 9 माइनस का 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है -6 दी है, तो 8 बराबर a, ये कितना आ जाएगा +8 गुणा -6, तो 8 बराबर a माइनस का 48, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 56। तो प्रथम पद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 56 मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए, AP -15-5 में लुप्त पद बताइए, ये 4 ऑप्शन है, बस ऐसी सीरीज बना लो जिसमें पदों का अंतर सेम हो। तो बताओ 20 और 10 रख दें, अगर यहाँ पर 20 और 10 अगर यहाँ पर रख दें तो इनका अंतर क्या सेम आ रहा है, देखो 5 का अंतर आ रहा है, 5 का बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 20 रखोगे, 10 15 20 5 नहीं आ रहा भी अंतर सेम, 11 12 से भी नहीं आएगा, 11 9 से भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यह है AP में एक सीरीज दी है 127 133 139 145 के लिए पहला पद, अरे क्या क्वेश्चन पूछे भाई, पहला पद 127 और सामान्य अंतर नहीं है सार्वंतर है, ये क्या है सार्वंतर मतलब डी और पूछा है, तो डी बराबर क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 133 माइनस 127 बराबर कितना 6, तो 127 और 6 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है? कितना शेषफल बचता है? किसी भी संख्या के वर्ग को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो चलो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 या 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। किसी भी संख्या के वर्ग को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो शेषफल क्या आएगा? तो अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा शेषफल 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा शेषफल 0 आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करूंगा शेषफल 1 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करूंगा शेषफल 0 आएगा, 25 को 4 से डिवाइड करूंगा शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ से एनालाइज हुआ कि रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 ही आएगा। किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल 1 या 0 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है, तो इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, भाई 3 लगातार संख्याएं हैं उनका योग आपको 96 दिया है। तो पहले तो देसी वाला तरीका देख लो। देसी वाला, अगर पहली संख्या a है तो अगली संख्या a प्लस का 1 होगी और उससे अगली संख्या क्या होगी? a प्लस का 2 होगी। इन तीनों संख्या, भाई ये 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं को योगफल 96 दिया है। तो यहाँ पर 3a प्लस का 3 बराबर 96, तो यहाँ पर 3a बराबर 93 और a बराबर 31। तो पहली संख्या 31, दूसरी 32, तीसरी 33। तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 33 आएगी। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पर इसको एक दूसरे तरीके से भी आप ऐसे कर सकते थे कि जब 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो या ना हो प्राकृतिक, लेकिन 3 लगातार संख्याएं हैं, उनका योगफल 96 दिया है। तो 3 लगातार संख्याएं अगर आपको दिया है तो उसका एवरेज कितना आएगा? तो एवरेज कितना आएगा? योगफल 96 बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी? 3। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 32 आएगा। और जब एक सीरीज ऐसी होती है जिनमें पदों का अंतर सेम होता है, क्योंकि 3 लगातार संख्याएं हैं तो उनके बीच का अंतर 1-1 होगा, तो एवरेज हमारा 32 निकल के आया। तो ऐसी संख्याओं का एवरेज बिल्कुल मिडिल टर्म होती है, मध्य पद होता है। अगर ये 32 है तो इधर 33 आएगा और इधर 31 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 33 हो जाएगी और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है। अरे भाई, तो यहाँ पर 79 प्लस 55 का आधा कर लो। 79 प्लस 55 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा? 4, 134 बटे 2, 6, 7, 67। इनके बीच की संख्या क्या आएगी? 67। राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 55 से यह 12 अधिक है, तो हम कह सकते हैं 79 से यह 12 कम है। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी 79 से छोटी है, तो आंसर क्या जाएगा? 67। क्वेश्चन नंबर 35, किसी संख्या और उसके, कोई संख्या है भाई, कोई संख्या है, किसी संख्या और उसके 2/4, इस संख्या के 2/4 के बीच का अंतर कितना है? 60 है। तो a माइनस a/2 बराबर 60। तो a/2 बराबर 60। तो यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी? 120। यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आइए। पहली 35 समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाईं के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? भाई पहली 35 संख्याएं लेनी है, वो भी समप्राकृतिक, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप से लेनी है। और 35 भी जो संख्या आएगी 35 समप्राकृतिक जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 70 आएगी। इन सबके गुणनफल का दाईं का अंक आपसे पूछा है। भैया लो, इन सबके गुणनफल को करोगे तो 1 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, इसके बाद 20 में भी आता, 30 में भी आता, सब में आता। इसका मतलब लास्ट में तो 0 ही 0 आएगा कई बार। तो हम दाईं का अंक हमसे पूछ रहा है, तो दाईं का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। दाईं का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक भी 0 आएगा। चलिए, इसके बाद
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इनको सोल्व करके पता चलेगा। ये तो पावर एंड सर्ट्स का क्वेश्चन है। 49 की पावर 3/2, 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 3/2, या इसकी पावर इतनी, ये यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ठीक है। ये तो 2 से 2 कट गया, 7 की पावर 3 को लिख सकते हैं 343। इसको सोल्व करने के बाद क्या है 343। 7 का वर्ग कितना होता है 49, इसको सोल्व करने के बाद आया 49। 2401 की पावर माइनस का 1/4। अच्छा 2401, ये तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम में इतनी बार बताया है कि 7 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 2401 की पावर माइनस का 1/4। तो यहाँ पर 7 की पावर माइनस का 1 या 1/7। अब इसको और सोल्व करना है। 343 की पावर माइनस का 1/3, तो ये होता है 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है ये। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दिया जाए तो माइनस का 3 की पावर 3 या 7 की पावर माइनस का 1। 7 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 1, और 7 की पावर माइनस के 1 को हम 1/7 लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है 343 ही आई है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट 1/7 की पावर माइनस का 1 है, यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पर 1/7 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7। लो मैं एक बार बता देता हूँ, परेशान मत हुआ करो यार, गर्मी पड़ रही है मेरे भाई, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, समझा करो बस। एक बटे 7 की पावर माइनस का 1 है, जिसकी वैल्यू 7 होगी। कुल मिला के बड़ी संख्या क्या आएगी 49 की पावर 3/2 आएगी। अच्छा, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए यार कुछ रूल्स होते हैं 2-4, उनको समझना पड़ेगा, और उनको मैं डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल बस आप ये समझो कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो दुनिया की कोई भी, उसका अगर आप डिजिटल सम करोगे ना, डिजिटल सम करोगे तो हमेशा 1, 4, 7 और 9 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 13 का वर्ग कितना होता है, तो 169 होता है। अपनी तरफ से कोई और संख्या ले लो, 19 ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसका वर्ग करके देख लो, इसका 361 होता है। अब जब आप इनका डिजिटल सम करोगे तो वो 4 अंक यही आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे 9 और 6 कितना 15, 15 और 1 कितना 16, और 16 का डिजिटल सम कितना 7, 7 ही आया। इसके बाद 6 और 3 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1। तो हमेशा डिजिटल सम क्या आएगा, ये 4 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, किसी का भी देख लो। मान लो मैंने 35 का वर्ग देखा, तो 35 का वर्ग क्या 5 पंजे 25, 4 तिया 12, इनका डिजिटल सम 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1। किसी भी संख्या का वर्ग का डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7 और 9 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इसके आधार पर देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो भाई मैंने अभी एक रूल बताया है पूर्ण वर्ग संख्या को निकालने का, 4 रूल और हैं, सबके सब रूल लगाने पड़ते हैं, पर मैं बाद में समझाऊंगा इस चीज़ को, इसलिए एक रूल के आधार पर देखते हैं पहले। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला होगी, मैं बोल रहा हूँ हो सकती है, क्योंकि जो मैंने अभी 3-4 रूल और नहीं बताए, हो सकता है वो फॉलो ना कर रही हूँ, तो हो सकता है। 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 1 16, 16 का डिजिटल सम 7, मतलब ये भी हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या। 3 9 9 दूनी 18 का मतलब 9,
इसका मतलब ये भी हो सकता है। इसके बाद ये देखते हैं 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 का डिजिटल सम 9। मतलब ये रूल तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि इस रूल के हिसाब से तो चारों पूर्ण वर्ग संख्या आ रही हैं। अब इसका दूसरा रूल और समझ लो। दूसरा रूल ये है कि किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो वर्ग करने के बाद आपको जो अंक मिलेंगे वो तो ठीक है, जो नहीं मिलेंगे वो कौन कौन से हैं वो समझ लो। 2, 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक ऐसे हैं जो अंतिम अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा 12 का वर्ग 144, तो अंतिम अंक क्या है 4। मैंने कहा चलो 21 का बता दो, 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, कितना होता है 441 होता है, तो अंतिम अंक 1। मतलब किसी भी संख्या का आप वर्ग करके देख लो, इन चारों अंकों को छोड़कर कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन ये 4 अंक कभी नहीं हो सकते। अब इसके आधार पर चेक करके देखते हैं, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन किसी संख्या का वर्ग करो लास्ट में 2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। भाई समांतर माध्य कहो या एवरेज कहो, बात तो एक ही है, या एवरेज कहो या समांतर माध्य कहो, ठीक है, बात तो एक ही है। या माध्य भी हम बोलते हैं, मीन जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। हमें एवरेज निकालना होता है। तो पहली इतनी प्राकृतिक संख्याएं, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और लास्ट की क्या हो गई 567 हो गई। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज इस टाइप की सीरीज का निकालने का मैंने आपको बताया, अगर अंतर सेम है ना, अंतर सेम है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहला पद प्लस लास्ट का पद बटे में 2। तो 568 बटे 2 को हम लिख सकते हैं 284। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। भाई 3 संख्याएं लेनी है विषम। पहली मान लो हमने ले ली a, दूसरी क्या होगी a प्लस का 2, तीसरी क्या होगी a प्लस का 4। इन संख्याओं का योग कितना आएगा, तो आप कहोगे 3a प्लस का 6 आएगा। इनका योग कितना आएगा, 3 विषम संख्याओं का योग कितना आ गया। इन संख्याओं में पहली संख्या क्या है a की तुलना में 36 अधिक है। ये पार्ट 36 अधिक है, तो बराबर करने के लिए मुझे 36 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3a में से a जाएगा 2a, 36 में से 6 जाएगा 30, तो a बराबर कितना 15। अगर पहली संख्या 15 तो मध्य संख्या आपसे पूछिए, पहली संख्या 15 आएगी, इसके बाद a प्लस का 2, 15 प्लस का 2 कितना आएगा 17 आएगा, फिर 19 आएगी, मध्य संख्या 17 आएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाकी अब इस सीरीज की जो वीडियो हम 2 लेकर आएंगे, उसमें भी हम 40 से 50 क्वेश्चन पर बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। ठीक है, ये लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो बन गई है, और इसमें मैंने 40 क्वेश्चन को लिया है जो लेखपाल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है इन सारे के सारे क्वेश्चन से, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर क्वेश्चन कराना ही नहीं था, उससे रिलेटिव जो भी चीज़ें थी उन पर भी मैंने बात की। तो इन 40 क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखोगे जो बिल्कुल नई होगी और हटके होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।